जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के क्रम में आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश 2026 देखेंगे, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को लिया गया है और ये हम लोगों का मॉडल पेपर 18 नंबर का होगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि पेपर में यहीं से आए, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी ना आए। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ अगर पूर्व की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग पूर्व की क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप समस्त क्लासेस को पा सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है और इंग्लिश का अलग बना हुआ है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। और सेक्शन ए कह रहा है बच्चों, रीडिंग है। रीडिंग स्किल आपका देखिएगा कि कितना है, कैसा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? कह रहे हैं, ए मैन हु पोजेज ए स्ट्रांग विल। एक व्यक्ति जो मजबूत इच्छा रखता है एंड फर्म डिटर्मिनेशन और दृढ़ शक्ति रखता है। फाइंड्स ऑल डिफ़िकल्टीज सॉल्व, वो सभी समस्याओं का समाधान पाता है। टू हिम, उसके लिए, देयर आर ए नंबर ऑफ वेज ओपन, मतलब काफ़ी तरीके खुले रहते हैं। टू स्टीयर क्लियर द ऑल डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, सभी मुश्किलों और ख़तरों से बचने के लिए उसके लिए बहुत सारे तरीके खुले होते हैं। सच ए मैन गोज़ ऑन वर्किंग हार्ड, ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम करता रहता है। एंड इवन इफ़ ही फेल्स, और यदि वह असफल भी हो जाता है, ही इज़ नेवर डाउन कास्ट, तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होता है। फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड, असफलता उसे और अधिक दृढ़ बनाती है। एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिज़ायर्ड सक्सेस, और वह तब तक अपने उस लक्ष्य के पीछे लगा रहता है जब तक कि वह पूरी तरीके से मतलब सफलता को नहीं पाता है। देयरफॉर, इसलिए, द मैन हु वर्क्स हार्ड विद ए स्ट्रांग रिजोल्यूशन, इसलिए वह व्यक्ति जो एक कठिन या कह सकते हैं एक मजबूत दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ, एंड एन अनशेकन विल, और एक ना हिलने वाली शक्ति के साथ कार्य करता है। अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करता है। एंड मेक्स हिज फॉर्च्यून, और अपने भाग्य का निर्धारण करता है। इट इज़ ए फॉली टू सपोज, ऐसा एक माना जाता है, दैट वेल्थ फेम और पावर आर अचीव्ड बाय लक, कि धन, प्रसिद्धि और शक्ति सौभाग्य से मिलता है और डेस्टिनी या भाग्य से मिलता है। ए मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, एक व्यक्ति अपना खुद का भविष्य निर्माता हो सकता है, भाग्य निर्माता हो सकता है। बाई सीर डिंट ऑफ प्रिजर्वेंसेज, मतलब क्या कह रहे, परसर्वेंसेज, मतलब अपने दृढ़ शक्ति के साथ, दृढ़ सेवा के साथ, इंडस्ट्री मतलब उद्योग के साथ, एंड स्ट्रांग विल, और मजबूत शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ। द मैन हु इज़ लेजी, वह व्यक्ति जो आलसी है। स्लगिश एंड रेफरेंस फॉर्म, सुस्त है और थोड़ा सा हमेशा आलस्य करने वाले रूप में है। डूइंग हिज ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को करने में। इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में परेशानियां और पीड़ाओं को आमंत्रित करता है। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है बच्चों, व्हाट इज़ नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या है, ए स्ट्रांग विल, मतलब एक मजबूत इच्छा शक्ति, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ शक्ति, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम आर नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है, हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिज़ायर्ड सक्सेस, मतलब इच्छित सफलता को पाने में असफलता कैसे मदद करती है। तो
तो फेलियर्स मेक ए पर्सन मोर डिटरमाइंड। तो असफलता एक व्यक्ति को अधिक दृढ़ बनाती है एंड परसिस्टेंट इन दियर टास्क, और अपने उस लक्ष्यों में एक अच्छा अनुसरणकर्ता बनाती है। अल्टीमेटली लीडिंग टू सक्सेस, उसे हाँ सफलता की ओर आगे बढ़ाते हुए। सी नंबर कह रहा है बच्चों कि हु इज़ द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, अपने खुद के भाग्य का निर्माता कौन होता है। तो ए मैन हु वर्क्स हार्ड, एक व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है, विद ए स्ट्रांग रिजोल्यूशन, एक मजबूत समाधान के साथ, संकल्प के साथ, एंड अनशेकन विल, और अडिग इच्छा शक्ति के साथ, इज़ द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, वो अपने खुद के भाग्य का निर्माता होता है। डी नंबर इसमें पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपुल इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ, किस प्रकार के लोग अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित करते हैं। तो भैया पीपुल हु आर लेजी, वह लोग जो आलसी हैं, स्लगिश सुस्त हैं, एंड रिफ्रेन फ्रॉम, और ढीले ढाले व्यवहार वाले हैं, डूइंग देयर ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को करने में, इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ, अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित करते हैं। ई नंबर में आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंडरलाइन भाग का, अंश का व्याख्या कीजिए। तो पैसेज में जो अंडरलाइन है बच्चों को क्या है, स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, यही है कि मतलब अपने सभी प्रकार के खतरों और मुश्किलों को दूर करता है या उससे बचता है। तो मीन्स मतलब का अर्थ है टू एवॉइड और गेट अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कि सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाना या बच जाना। रिस्क मतलब खतरे, एंड ऑब्स्टेकल्स या बाधाओं से दूर होना, दैट माइट कम इन द वे, जो रास्ते में या मार्ग में आ सकते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सफलता का विलोम लिखिए, सक्सेस का विलोम लिखिए। तो क्या है बच्चों, फेलियर है, फेलियर मतलब असफलता होता है। और ई नंबर में कह रहा है कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन शब्द जो कि नाउन फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए। तो एडजेक्टिव फॉर्म होता है रिजोल्यूट। क्या होता है बच्चों, रिजोल्यूट होता है। अब हम लोग देखते हैं बी, सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में हो चुका है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो नीचे दिए गए किसी भी टॉपिक में से आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। टॉपिक क्या है बच्चों, डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा के दोष। और क्या है, सर्विस इन द लव ऑफ साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसका समाधान। तो इससे संबंधित आप लोगों को इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एस्से लिखना है। अब कौन से टॉपिक पर लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। देखिए साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में है, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। तो इसमें क्या क्या है बच्चों, इसमें कह रहा है, हाँ इसमें कह रहा है कि साइंस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ इन न्यूमरस वेज, विज्ञान ने मानव जीवन को अनगिनत तरीकों से परिवर्तित कर दिया है। ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों में, वेरियस मतलब विभिन्न, इम्प्रूवमेंट्स मतलब सुधार, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, यानी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाते हुए मानव जीवन में विज्ञान ने अनगिनत परिवर्तन कर दिया है। इन द मेडिकल सेक्टर, मतलब और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, एडवांसमेंट्स इन साइंस, विज्ञान में जो उपलब्धि है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन्स, यानी जीवन बचाने वाली वैक्सीनों का निर्माण करने में, एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक बनाने में, एंड सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल टेक्निक्स, और दुर्लभ और शल्य चिकित्सा की तकनीकियों के ने क्या किया है,
परिवर्तित विकास ने जीवन बचाने के तरीकों को बदल दिया है। देयर बाई इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसने इस प्रकार से क्या किया है, जीवन की प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। एंड इरेडिकेटिंग डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, और पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियों को समाप्त कर दिया है। द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयरप्लेन के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के संसाधनों में क्रांति ला दी है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर, पूरे विश्व को इस प्रकार से जोड़ दिया जैसा कि पहले कभी नहीं जोड़ा था। द इंटरनेट हैज़ फर्दर ब्रिज्ड गैप्स, इसके बाद जो इंटरनेट है उसने इस गैप को और अधिक भर दिया है, इस खाली स्थान को और अधिक भर दिया है। इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब त्वरित संचार को व्यवस्थित करते हुए, एंड एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन, और अत्यधिक या विशाल सूचनाओं की प्राप्ति के कारण इसने और अधिक परिवर्तित कर दिया है। साइंस हैज़ आल्सो बूस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, विज्ञान ने कृषि उत्पाद को भी बढ़ावा दिया है थ्रू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब आधुनिक फार्मिंग यानी खेती की तकनीकियों के माध्यम से, एंड मशीनरी और यांत्रिकी से। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन, बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या में उन्हें क्या करते हुए, भोजन की उपलब्धता को प्रदान करते हुए। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, साइंटिफिक रिसर्च हैज़ लेड टू ब्रेक थ्रोज इन रिन्यूएबल एनर्जी, वैज्ञानिक अनुसंधान ने कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की खोज से और अधिक ऊर्जा को उपलब्धता दी है, सच है सोलर एंड विंड पावर, जैसे कि सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा और पवन शक्ति। रिड्यूसिंग आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हमारे जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी, फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है, फ्यूल्स मतलब ईंधन, हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर दिया है। एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन को भी कम किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ एक्सपेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जलवायु स्पेस मतलब है अंतरिक्ष विस्तार ने, अंतरिक्ष की खोजों ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी अधिक बढ़ाया है। इंस्पायरिंग न्यू डिस्कवरीज एंड पॉसिबिलिटीज़, मतलब नए नए खोज और नए नए संभावनाओं को प्रेरित करते हुए। हाउएवर, जैसा कि क्या कहा, हाउएवर जैसा कि द मिसयूज ऑफ साइंस इन क्रिएटिंग वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ अलार्मिंग एंड अंडरस्कोर्स, जैसा कि जो एक विज्ञान की दुरुपयोग से औषधियों का औजारों का जो खोज किया गया है उससे बहुत सारी बर्बादीपूर्ण और चेतावनीपूर्ण खोज या कह सकते हैं चेतावनियाँ इसके लिए एक हानिकारक पक्ष हैं। द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन, जिसे एक जिम्मेदारी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। ओवरऑल अंततः साइंस मतलब विज्ञान व्हेन हार्नेस्ड रिस्पॉन्सिबली, जब इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए, ग्रेटली इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये मानव जीवन में बहुत बड़ा सुधार करती है। ऑफरिंग सॉल्यूशन टू प्रीसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जिसमें हमें एक न्यूज़पेपर, किसी स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज और टाउन, मतलब अपने शहर गांव या कस्बे के बारे में, वहाँ पर जो साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में एक निबंध लिखिए, मतलब पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं। तो पत्र इधर से लिखा जाता है 256 गोमती नगर, ये आपका पता होता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। डेट यहीं पर डाला जाता है 31/10/2025, जो कि आज का डेट है। आप किसी भी दिन ऐसे मतलब जिस डेट में लिखेंगे वही डालेंगे। फिर किसे लिख रहे हैं, तो टू द एडिटर, अमर उजाला लखनऊ।
इसके बाद में सब्जेक्ट में है कंसर्न अबाउट क्लीनलीनेस इन आवर टाउन, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में जो सफाई की चिंता है उसके बारे में। अब देखते हैं, डियर सर या मैडम, मतलब प्रिय श्रीमान जी या श्रीमती जी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न, मैं अपनी इस गहरी चिंता को प्रकट करने के लिए लिख रहा हूँ, अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर टाउन, अपने कस्बे के, अपने शहर के स्वच्छता के बारे में। डिस्पाइट द इफ़र्ट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़, मतलब लोक स्थानीय अधिकारियों के प्रयास के बावजूद भी आवर टाउन इज़ फेसिंग ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, हमारा जो शहर है ये कूड़े के निदान का एक बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। एंड क्लीनलीनेस, और साफ़ सफाई का सामना कर रहा है, गंभीर समस्या का। द स्ट्रीट्स आर ऑफन लिटर्ड विद गार्बेज, गलियां अक्सर कूड़े से भरी होती हैं। एंड द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, और नालियां अवरुद्ध होती हैं। विच क्रिएट्स एन अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट, जो एक बहुत ही बदबूदार वातावरण का निर्माण करते हैं। द रेसिडेंट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे कस्बे के जो निवासी हैं, आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू द पुअर क्लीनलीनेस, मतलब कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर साफ़ सफाई के कारण। द सिचुएशन इज़ बिकमिंग वर्स डे बाई डे, ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। एंड इट इज़ हाई टाइम, और ये बहुत उच्च समय है, दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन, जिसमें अधिकारीगण एक तत्काल प्रभाव से क्रिया करें। टू एड्रेस दिस इशू, इस समस्या से संबंधित। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूं, टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ कदम उठाने के लिए। कौन कौन से कदम हैं भैया? रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, मतलब नालियां और गलियों की नियमित साफ़ सफाई। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, उचित, मतलब कह सकते हैं एक उचित कूड़ा निदान की व्यवस्था या प्रथा। अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब जागरूकता, जो लोग हैं, शिक्षित लोगों के लिए एक स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान। और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही, हु लिटर द स्ट्रीट्स, जो गलियों को गंदा करें। अब देखिए इसके बाद में क्या कह रहे हैं, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट द अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू, कि इस समस्या से संबंधित जो अधिकारी लोग हैं वो कोई तत्काल प्रभाव का क्रिया करेंगे। आई वुड अप्रिसिएट इट, मैं इसकी प्रशंसा करूँगा, इफ़ यू कुड पब्लिश माई लेटर इन योर इस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यदि आप अपने इस प्रसिद्ध समाचार पत्र में मेरे इस पत्र को संपादित करेंगे। टू ब्रिंग अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आपके समय और विचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली, मतलब भवदीय XXX आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद में बच्चों अथवा क्या कह रहा है, तो अथवा कह रहे हैं, राइट ये लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू टैकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी, टाउन और विलेज, अपने शहर, गांव या कस्बे में आप जो मतलब ग्रीन फ्लूड अर्थात अनाजों की जो बर्बादी हो रही है उससे संबंधित अपने ज़िले के DM को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और आपको बता दें, इसको मैं पहले लिखवा चुका हूं, इसलिए आप लोग पहले ढूंढ लेना, किसी मॉडल पेपर में होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन C, यानी ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाले सेक्शन में क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पैसेज का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इनकरेक्टिबल कहेंगे, या इनकरेक्टेबल कहेंगे, या इनकरेक्टेड कहेंगे, या इनकरेजिबल कहेंगे।
तो क्या कहेंगे बच्चों उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेरल से मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा, फूलिश होगा, यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है, ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो, हुईच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, ऑलवेज में, या स्पीक में, या फिर ए में, या ट्रुथ में। ऑलवेज भी सही है, स्पीक भी सही है, ट्रुथ भी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होना चाहिए। तो यही आपका ग्रामर में रिटर्न वाला है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आप किसी भी एक को नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को क्या करें, इनडायरेक्ट नरेशन में, अप्रत्यक्ष कथन में बदल दें। अब कह रहा है मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो देखिए यहाँ पर मोहन, अच्छा ये वाला जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, मोहन आस्क्ड रीता। और रिपोर्टेड स्पीच आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, व्हाट से, तो व्हाट को ही कंजक्शन लगा लेंगे, यू की चेंजिंग रीता से करेंगे तो हो जाएगा सी। और ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज हो जाएगा, डूइंग और हियर का दियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग देयर, मोहन ने रीता से पूछा कि वह वहाँ पर क्या कर रही थी। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं बच्चों, दूसरा नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो दूसरा वाला कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। अब क्या हो जाएगा, तो द टीचर अध्यापक ने, देखिए डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, ये आपका क्या है, तो ये आप लोगों का है कौन सा वाक्य बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस है, मना कर रहा है तो फॉरवर्ड कर देंगे, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, टू लगाएंगे, डू नॉट को हटा देंगे, बाकी शेष वैसे ही जोड़ देंगे, टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। अब देखते हैं बी नंबर पर, बी नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को जैसा निर्देश दिया गया है आप जोड़ दीजिए। तो क्या कह रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। और दूसरा इसमें आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसे जोड़कर बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करेंगे बच्चों, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा मैं क्या नहीं जानता हूँ, कि वह कहाँ जा रहा है, वेयर लगाएंगे और ही इज़ गोइंग, आई डू नॉट नो वेयर ही इज़ गोइंग, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है। ये आप लोगों का बन गया क्या, तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, तो इसमें से दूसरा कह रहा है आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे निश्चित समय पर मतलब समय के भीतर पूरा कर लूँगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, क्या कहा, मुझे विश्वास है मैं इसे पूरा कर लूँगा। इनटू सिंपल सेंटेंस, इसे साधारण वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए श्योर है ना, आई एम श्योर, तो श्योर को ही कर लीजिए श्योरली, उसके बाद कामा लगा दीजिए, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मतलब निश्चित रूप से मैं इसे समय के भीतर पूरा कर लूँगा।
अब सी नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो सी नंबर कह रहा है बच्चों, सी नंबर कह रहा है ट्रांसफॉर्म, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब किसी एक को आपको वैसा करना है जैसा आपको निर्देश दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बम्बई भारत में सबसे बड़ा शहर है। अब बदलना किसमें, इनटू कंपैरेटिव डिग्री, इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो भैया चर्चा किसके बारे में रही, तो बॉम्बे, तो बॉम्बे इज़, अब जो द बिगेस्ट है इसको कंपैरेटिव में लाएंगे तो बिगर हो जाएगा, तो बॉम्बे इज़ बिगर देन लगाएंगे, उसके बाद में एनी अदर या सम अदर। अच्छा, जब यहाँ पर वन ऑफ लगा होता तो मेनी अदर या मोस्ट अदर लगता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी बॉम्बे इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, बम्बई भारत में अन्य किसी भी शहर से बड़ा है। अब इसमें क्या कह रहे हैं दूसरा, नो सोनर डिड द ट्रेन स्टॉप, यानी जो ही ट्रेन को रुकते हुए देर नहीं लगी, देन आई गॉट डाउन, कि मैं नीचे उतर गया। कह रहे हैं इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे अफर्मेटिव में बदल दीजिए, तो नो सोनर देन का अर्थ भी ज्यों ही त्यों ही होता है, तो एज सोन एज का भी वही होता है, तो क्या करेंगे, एज सोन एज द ट्रेन स्टॉप, मतलब ज्यों ही ट्रेन रुकी, आई गॉट डाउन, त्यों ही मैं नीचे उतर गया। और इस प्रकार से आपका सी वाला यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। अब डी नंबर पर कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी एक को सही कीजिए। क्या कह रहा है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज ए किंग, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं एक राजा था। क्या कहा, कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं एक राजा था। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, एज इफ मानो आई वर ए किंग। सही कैसे होगा, देखिए जब एज इफ लगा हो तो इसके बाद में चाहे जो भी करता हो सबके साथ वर का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग नहीं होगा, तो आई वर ए किंग, और ये आपका हो गया सही। फिर कह रहे हैं इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, भारत क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हरा देने में पूर्ण रूप से विश्वास से भरा हुआ है, यानी आत्मविश्वासी है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो टू बीटिंग, देखिए गलत यहीं पर है ना, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, तो इसे ही आपको सही कर देना है। और क्या कर देना है, इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, और ये आपका हो गया सही। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं को ई नंबर पर, और ई नंबर क्या कह रहा है, तो ई नंबर कह रहा है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंसेस, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में से किसी एक का प्रयोग आप वाक्य में, अपने वाक्य में कीजिए, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए। बर्थ और बर्थ, पहले बर्थ का मतलब होता है जन्म, और दूसरे बर्थ का जो यहाँ पर BERTH लिखा है, इसमें रेलवे बर्थ की बात हो रही है, यानी फुल सीट की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं द बेबीज बर्थ वाज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर द फैमिली, जो बच्चे का जन्म था वह परिवार के लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का क्षण था, यानी बच्चे का जन्म परिवार के प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा क्षण था। और फिर दूसरे में क्या कहा गया, द सेलर बुकड ए बर्थ ऑन द शिप सेलिंग टू मुंबई, मतलब जो नाविक था उसने मुंबई जाने के लिए, तैर कर जाने के लिए, जहाज़ से जाने के लिए जहाज़ में एक बर्थ अर्थात एक सीट बुक किया। पूरी फुल सीट की बात होती है बर्थ का मतलब। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है स्टेयर और स्टेयर, पहले स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, और दूसरे स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखना या घूरना। तो चलिए देख लेते हैं, सी क्लिम्ड द नैरो स्टेयर टू रीच द टॉप फ्लोर ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, वह उस पुरानी भवन के सर्वोच्च स्थान पर, यानी उस पुराने भवन के सर्वोच्च ऊपर पहुंचने के लिए उसने क्या किया, तो वह उस सकरी सीढ़ी को चढ़ गई। और इसमें क्या कह रहे हैं, द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मेड हर स्टेयर इन अमेजमेंट, उस विचित्र वस्तु ने उसे आश्चर्य में एकटक दिखवाया अर्थात भौचक्का कर दिया।
ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट वाज, मतलब इस बात की कल्पना करने का प्रयास करते हुए कि यह क्या था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों छठवां क्वेश्चन, और छठवां क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या है, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या कहे, टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लिव्स, यानी हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता है। वन मतलब कोई एक, हु डज नॉट फॉलो टाइम, जो समय का पालन नहीं करता है, कैन नेवर सक्सीड, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में और क्या कह रहे हैं बच्चों, बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है, यानी टाइम वंस गॉन, एक बार गया हुआ समय नेवर कम्स बैक, कभी भी वापस नहीं आता है। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। समय के साथ साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, यानी मूविंग विथ टाइम इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, अर्थात समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। फिर क्या कहे, छात्रों के लिए, देखिए छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक क्षण इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो क्या कहा कि दे शुड क्रिएट दियर डेली रूटीन इन ए टाइम बाउंड मैनर, मतलब समयबद्ध तरीके से। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ए पर्सन हु फॉलोज टाइम, एक व्यक्ति जो समय का पालन करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों पहला सेक्शन हम लोग 15 नंबर का कर चुके, दूसरा सेक्शन हम लोग 20 नंबर का 35 हो गया, और तीसरा सेक्शन हम लोग 25 नंबर का कर चुके, यानी कुल मिलाकर के हम लोगों का 60 नंबर तक का हो चुका। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाला सेक्शन, अब यहाँ से शुरुआत होता है। तो एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और इसे आप लोग लाइक भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अब इस सेक्शन को। सेक्शन डी का लिटरेचर वाले में 7वां क्वेश्चन, यानी जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, तो लगभग 40 शब्दों में देना है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? एम हैमेल ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया है? किसे दोषी ठहराया बच्चों? तो एम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स एंड द पीपल ऑफ अल्सास। एम हैमेल ने माता पिता और अल्सास के लोगों को दोषी ठहराया है फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए एम हैमेल ने किसे दोषी ठहराया? तो अल्सास के लोगों और माता पिता को दोषी ठहराया है। एज दे प्रायोरिटाइज्ड सेंडिंग दियर चिल्ड्रेन टू वर्क, जैसा कि वह अपने बच्चों को कार्य पर भेजने में प्राथमिकता देते हैं ओवर एजुकेशन, शिक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा के बजाय। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर ऑकेशनल नेग्लिजेंस, और कभी कभार की उपेक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अथवा कह रहा है, अथवा में क्या कह रहा है, व्हेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न
पार्ट ऑफ दिल्ली इंडिया, सीमापुरी दिल्ली के उत्तरी अंतिम छोर पर स्थित है। स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, विशेष रूप से पूर्वोत्तर का जिला है। इट इज़ ए बैकवर्ड एरिया, यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब पाठ के अकॉर्डिंग पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही तो है। अब देखिए उन दोनों में से ए में जो अथवा करके था और उसमें दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पर बी में कह रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। वह कौन सी बचपन की घटना थी जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। तो द चाइल्डहुड इंसिडेंट मतलब बचपन की घटना दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। वाज मतलब थी, क्या था। व्हेन ही वाज नियरली ड्राउन्ड एट द YMCA पूल, जब वह लगभग YMCA तालाब में डूब चुके थे। एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 वर्ष की उम्र पर। ए बिग बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, एक बड़े लड़के ने उन्हें गहरे पानी की ओर उछाल दिया था। एंड डगलस सैंक टू द बॉटम, और डगलस तली तक डूब गए थे। एक्सपीरियंसिंग इंटेंस फेयर, एक बहुत गहरा भय का अनुभव करते हुए। एंड ए सेंस ऑफ डेथ, और मृत्यु की एक समझ का अनुभव करते हुए। लिविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट, जिसने उनके ऊपर एक कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ दिया था। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो उस समय क्या हुआ था। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। रोट मतलब लिखा। वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब श्यामपट पर उन्होंने लिखा। एंड डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स, मार्किंग द एंड ऑफ हिज टीचिंग कैरियर, और अपने उस शिक्षण का कार्यकाल को, कैरियर को अंत का संकेत करते हुए छात्रों को उस दिन का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी भी नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी क्यों नहीं पसंद करते थे कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज चंपारण में ठहरें। तो चलिए देख लेते हैं। गांधी जी फेल्ट, गांधी जी ने महसूस किया दैट चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज दो ये डिवोटेड फ्रेंड एंड सपोर्टर, यद्यपि वह इनका एक समर्पित मित्र और सहयोगी था। शुड नॉट स्टे इन चंपारण, चंपारण में उसे नहीं ठहरना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि हिज प्रेजेंस कुड अट्रैक्ट अनवांटेड ऑफिशियल अटेंशन, उसकी जो उपस्थिति थी वो अधिकारियों के ध्यान को बेकार में आकर्षित कर लेती। एंड सस्पिशंस फ्रॉम द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस, और अंग्रेजी सरकार के प्रशासन के संदेह को आकर्षित करती। बाय कीपिंग द मूवमेंट लोकली रूटेड एंड स्टाफ्ड बाय इंडियंस, मतलब विशेष रूप से स्थानीय रूप से इस आंदोलन को भारतीयों के सहयोग से चलाना चाहते थे। गांधी वांटेड टू डिमोन्स्ट्रेट, गांधी ये संकेत देना चाहते थे दैट द स्ट्रगल वाज एन इंडिजिनस, कि ये जो संघर्ष था ये बिना किसी के मदद के था। सेल्फ रेलियंट एफर्ट, और एक आत्मनिर्भर प्रयास था। एवॉइडिंग द इम्प्रेशन, ऐसे प्रभावों से बचते हुए दैट इट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिंपथीज, कि ये बाहरी सिंपथीसर्स, कि ये बाहरी लोगों की सहानुभूतियों पर आधारित था, ये वो संकेत नहीं देना चाहते थे। मोर ओवर, इससे भी अधिक ही बिलीव्ड, विश्वास करते थे दैट इंडियन वॉलंटियर्स शुड बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भारतीय अगवा लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, उनको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए एंड लीडरशिप, और अपना नेतृत्व समझना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ सत्याग्रह, जिसमें वो सत्याग्रह की आत्मा को मजबूत कर रहे थे। एंड नेशनल सेल्फ रेलियंस, और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहे थे। 10 इस प्रकार से
ही पोलाइटली आस्क्ड एंड्रयूज टू लीव, उन्होंने विनम्रतापूर्वक एंड्रयूज से चले जाने के लिए कहा। अब बी वाला क्या कह रहा है, तो बी वाला कह रहा है कि व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्क्वेरिंग ऑफ इट, कि मतलब डगलस किस प्रकार से एक वयस्क अपने बचपन की यादों को डरते हैं, अपनी बचपन की यादों से डरते हैं और कैसे इसे जीतते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बच्चों। डगलस रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड ड्राउनिंग, डगलस अपने बचपन के डूबने की आदत को यानी कि भय को, घटना को याद करते हैं। एपिसोड टू इलस्ट्रेट हाउ फेयर कैन इम्प्रिजन ए पर्सन, ये संकेत देते हैं कि किस प्रकार से भय एक व्यक्ति को कैद कर लेता है। एंड हाउ डेलिब्रेट करेज कैन ब्रेक दैट चैन, और किस प्रकार से साहस उस श्रृंखला को तोड़ सकता है। बाय रिलीविंग द टेरर, भय का अनुभव करते हुए, ही शोज द लास्टिंग साइकोलॉजिकल स्केयर इट इज लेफ्ट, वो इस मनोवैज्ञानिक दाग को, धब्बे को दिखाते हैं जो अंत तक बना रहता है। एम्फेसाइजिंग दैट कन्फ्रंटिंग फेयर इज इसेंशियल, ये दृढ़ करते हुए कि जो भय है वो महत्वपूर्ण है फॉर पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेयरिंग इट आल्सो हाईलाइट्स हिज बिलीफ, इस पर अपने विश्वास को भी प्रकट करते हुए बताते हैं दैट सर्वाइवल एंड रेजिलियंस आर एंड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, कि जो जीवित रहने की भावना है और आत्मनिर्भरता है, ये एक जागरूक चेतना से या कह सकते हैं जागरूक प्रयास से ही सफल हो सकता है। ऑफरिंग रीडर्स होप, जिसमें पाठकों को एक प्रकार की आशा प्रदान करते हैं दैट दे टू कैन ओवरकम, कि वह भी जीत सकते हैं डीप एनेक्सिटीज, अपने भारी चिंताओं को, कि वह भी अपने भारी चिंताओं को जीत सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ बच्चों, 10 इस प्रकार से द नरेटिव सर्व्स बोथ थेरेपेटिक रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो रचना है ये दोनों प्रकार से सेवा करता है, जिसमें एक उपचारात्मक प्रतिक्रिया है एंड एन इंस्पायरेशनल मैसेज अबाउट करेज, और साहस के बारे में एक प्रेरणादायक, इंस्पायरेशनल मतलब एक प्रेरणादायक संदेश भी प्रदान करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उससे पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाती हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके भयभीत हाथ लटके होते हैं, पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, अभी भी उस आभूषण के अंगूठी को पहने हुए, सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसके द्वारा उन पर हक किया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, वह बाघ जिन्हें उन्होंने उस पर्दे पर बनाया था, विल गो ऑन प्रेंसिंग, उछल कूद जारी रखेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, मतलब गर्व से और बिना भयभीत हुए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड, चाची जेनिफर के हाथ भयभीत क्यों कहे गए हैं। तो आंट जेनिफर्स हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड, चाची जेनिफर के हाथ भयभीत कहे गए हैं बिकॉज, क्योंकि दे बियर द वेट ऑफ लाइफ लॉन्ग ऑपरेशन, क्यों एंड फेयर, क्योंकि वे पूरे जीवन के शोषण और भय के भार को अभी भी लिए हुए हैं, सहन किए हुए हैं। मैरिटल पैट्रियार्कल, मतलब पदार्थिक, जो धात्विक या कह सकते हैं जो संपत्ति की पैतृकता होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स रोकते हैं, बाधित करते हैं। एंड द ऑर्डियल्स सी इंड्योर्ड, और उस आभूषण को अभी भी वह पहने हुए हैं। द टेरर इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेम्बलिंग, भय को एक कपकपाहट में प्रदर्शित किया गया है। ट्रिमर फील्ड,
जो झनकार से भरा हुआ है, मूवमेंट्स मतलब गति से, ऑफ हर हैंड्स उनके हाथों के, स्टिल मार्क्ड बाय द रिंग्स दैट सिंबलाइज्ड हर सब्जेक्शन, अभी भी उस अंगूठी को पहने हुए है जो उनके अधिकार को प्रदर्शित करता है, उनके अधिकृत होने को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन इस पे बी नंबर पूछ रहा है, व्हेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स, चाची जेनिफर बाघों को कहाँ बनाती हैं? तो आंट जेनिफर मेड या एम्ब्रॉयडर्ड या क्रिएटेड, मतलब चाची जेनिफर सजाती हैं, कढ़ाई करती हैं द टाइगर्स मतलब बाघों को, आन ये टेपेस्ट्री आर पैनल के एक पर्दे पर या फिर एक चद्दर पर। द वोवन पैनल क्लॉथ मतलब कपड़े के बीने हुए चद्दर हैं। सी क्राफ्टेड विद नीडल वर्क, वो उसे एक सुई के द्वारा बनाती हैं। व्हेयर द फियर्स टाइगर्स फ्रेंड्स प्राउडली, जहाँ पर वो घातक बाघ गर्व से उछल कूद करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, ऊपर दिए गए पंक्ति के कवि का नाम और उसके लेखक का नाम आपको बताना है, मतलब कविता का नाम और कवि का नाम। तो पोएम क्या है? आंट जेनिफर टाइगर्स है, और पोएट कौन है? तो एड्रीने रिच जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं केंद्रीय भाव। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, माई मदर एट 66 है, ए रोड साइड स्टैंड है। इस तीनों में से किसी एक का करना है। तो हम लोग देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। द पोएम डिपिक्ट्स द क्वाइट डिस्प्रेशन ऑफ ए रूरल फैमिली रनिंग ए मेकशिफ्ट रोड साइड स्टॉल, मतलब ये कविता एक ग्रामीण परिवार की निराशाओं पर निर्भर है, जो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें लगाते हैं, होपिंग फॉर ए मॉडेस्ट सेल फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवलर्स, जो शहर के गुजरने वाले यात्रियों से एक प्रकार की आशा करते हैं कि उन्हें कुछ बिक्री हो जाएगी। दियर एर्नेस्ट हम्बल एस्पायरेशंस, उनके जो विनम्र प्रयास हैं, क्लैशेस विथ द इनडिफरेंस, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, आर समटाइम्स सेल्फिश ग्रीड, या कभी कभी उनकी स्वार्थ की लालच हो जाती है, ऑफ द पासिंग मोटरिस्ट्स, जो गुजरने वाले मोटर वाले हैं उनके प्रति, हाईलाइटिंग द विडनिंग गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रामीण गरीबी और शहरी संपन्नता के बीच में भेद को दर्शाती है। फ्रोस्ट अंडर स्कोर्स द सारो, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें दुख को दबाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा को, एंड लॉस ऑफ डिग्निटी और स्वाभिमान की हानि को, फेल्ट बाय द ऑनर्स, जो उन मालिकों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा महसूस किए जाते हैं। व्हाइल आल्सो क्रिटिक्वाइंग द कॉलसनेस ऑफ ये सोसाइटी, जबकि एक ऐसे समाज की, समुदाय की आलोचना भी करते हैं, दैट इग्नोर्स जेन्युइन ह्यूमन नीड, जो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षित करता है। इट इज़ ए पागनेंट कमेंट्री ऑन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, ये सामाजिक यानी आर्थिक भिन्नता पर एक कथन है। अनफुलफिल्ड होप्स, कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के प्रति, एंड द फेडिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और पारंपरिक जीवन के मुरझाते हुए तौर तरीकों पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हैना, हैना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, इस जापानी सर्जन, हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी
छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे। तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स। महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मेजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउइंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ, तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया, और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे। हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले। एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाव कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, हाकी, हना डॉक्टर सदाव हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है।
सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी, स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था, वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है। स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में। रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना। ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया, मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में, यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना। परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन। ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता। इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है। एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए। ये आसमां भी
आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों, अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे। 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में और आपका दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।